हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो दूसरा सिद्धांत है उसके बारे में। वो है पार्श्व एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। संसार के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे भौतिक हो या सांस्कृतिक, जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं तथा किसी भी तथ्य का अलग से या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक तथ्य अन्य तथ्यों से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। अतः किसी भी भौगोलिक जो कोई भी वास्तविक भूदृश्य, हम कोई भी वास्तविक भूदृश्य देखते हैं, वह वहाँ के जो सभी तथ्यों के सम्मिलित या मिले जुले प्रभावों का परिणाम होता है। मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है। अतः किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए ये बताना आवश्यक होता है कि उसके नियंत्रक या उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मानव जीवन उससे संबंधित होता है। इसलिए मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन माना जाता है। देखो, अब हम जो भी भूदृश्य देखते हैं वो सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी उनसे प्रभावित होते हैं। इस तरह मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अकेला या स्वतंत्र नहीं है या फिर उसका पृथक से अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जर्मन विद्वान थे या जर्मन भूगोलवेत्ता थे, फ्रेडरिक ड्रेचर ने पार्श्विक एकता के सिद्धांत को ही प्रमुखता प्रदान की है। वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि सभी तत्वों के समष्टि रूप को देखते हैं, यानी कि वो व्यक्तिगत तथ्य को नहीं देखते संपूर्ण विश्व को। वो कहते हैं कि जो भी विश्व है वो सभी तत्वों का एक सम्मिलित रूप है। उनके अनुसार मानव भूगोल की दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इस प्रकार जो रेडजल थे उनकी विचारधारा भौगोलिक एकता पर आधारित है। वे पार्श्विक एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। इसी तरह जो रेडजल की शिष्या थी कुमारी सैम्पुल, उन्होंने भी पार्श्विक एकता को प्रधान माना और उन्होंने कहा कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिसे वह जोतता है और वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है अथवा उस समुद्र को जिससे वह होकर वह व्यापार करता है को अलग करके नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम मनुष्य का अलग से अध्ययन नहीं करते, उसके साथ उसकी भूमि का भी अध्ययन करना पड़ता है जिससे वो जोतता है, कृषि करता है। उस भूमि का भी अध्ययन करना पड़ता है जिसपे वह यात्रा करता है। उस समुद्र का भी अध्ययन किया जाता है उसके साथ जिससे होकर वह व्यापार करता है। इसी तरह ब्लांस, ब्रून्स, डिमांजी आदि प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने भी पार्श्विक एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना। उनके अनुसार, विडाल डी ला ब्लास के अनुसार सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्श्विक एकता का है। मानव भूगोल के तत्व पार्श्विक एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। अब देखो, इस तरह से ये विद्वान सभी कह रहे हैं कि जो पृथ्वी के जो मानव भूगोल के तत्व हैं वो पार्श्विक एकता से ही संबंधित हैं। यानी कि कोई भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पार्श्विक एकता एक सार्वभौमिक सत्य जो हर देश काल में विद्यमान होती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण शक्ति के कारण संतुलित रहते हैं, उसी प्रकार भूतल पर भी विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित होते हैं। अब देखो, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, लेकिन वो आकर्षण शक्ति के कारण एक जगह स्थिर होते हैं। तो इसी तरह भूतल पर भी विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक तथ्य हैं वो एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित होते हैं। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन ने भौगोलिक दशाओं की अंतर क्रियाओं तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्याख्या की।
तो इस प्रकार अंतर संबंध का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि विश्व के किसी भी भौतिक या मानवीय तथ्य को एकाकी या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक तथ्य अनेक अन्य तथ्यों से संबंधित होता है। और इसका कुछ उदाहरण है, देखो अब नीचे उदाहरण दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है पर्वत और नदियाँ। अब देखो देखने में तो दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और विकास में दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर आधारित है। देखो पर्वत नदियों के उद्गम स्थल के रूप में होते हैं, जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। इस प्रकार पर्वत नदियों के जन्मदाता होते हैं। लेकिन ये भी सच्चे है, क्यों? जिन पर्वतों का वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो भूसन्नतियों में हुआ है। और भूसन्नति क्या है? एक लंबे सकरे जलयुक्त गर्त हैं, जिनमें सालों हजारों वर्षों तक नदियाँ अपने साथ लाए गए मलबों का उनमें जमाव करती है, और उन्हीं मलबों में मोड़ पड़ने से या उन्हीं मलबों के उत्थान से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इस तरह पर्वत, अब देखो पर्वतों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जमावों के द्वारा होता है भूसन्नतियों में, और नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है। तो दोनों एक दूसरे के कारण ही अस्तित्व में है। इसी तरह पृथ्वी के ऊपर समस्त वायुमंडलीय दशाएं सूर्य ताप से नियंत्रित होती है। जैसे कि सूर्य ताप की विविधता के कारण या सूर्य ताप का जो वितरण है वो असमान वितरण होने के कारण विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। इससे वायुदाब में भी भिन्नता होती है, जैसे आंधी, तूफान, हवाएं, चक्रवात आदि उत्पन्न होते हैं। और तापमान में जब बहुत अधिक कमी आ जाती है या हास्य हो जाता है तो हिमपात, कोहरा, ओला, ओस आदि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सूर्य ताप के कारण ही वाष्पीकरण और वर्षा की क्रिया भी संचालित होती है। तो पृथ्वी तल पर और वायुमंडल में स्थित सभी दृश्य सूर्य तप से नियंत्रित होते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। इसी तरह जलवायु और वनस्पति भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और जलवायु को वनस्पतियों का नियंत्रक माना जाता है। अब देखो एक विशिष्ट जलवायु प्रदेश में विशिष्ट प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियां ही मिलती हैं। अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु लेंगे, भूमध्य सागरीय में सिट्रस फ्रूट मिलते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान अधिक होने या आर्द्रता अधिक होने के कारण बहुत ऊंचे ऊंचे सघन वन मिलते हैं। शुष्कता के कारण, यानी जलवायु जहाँ पर शुष्क प्रकार की है, तापमान अधिक रहता है और बारिश कम होती है, वहाँ पर बर्फ ना मिलके छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। इससे सिद्ध होता है कि वनस्पति जलवायु का परिणाम होती है। किंतु ये भी सच है कि अगर कहीं पे सघन और ऊंचे ऊंचे वन है तो वहाँ पर आर्द्रता और बारिश अधिक होगी, बारिश और आर्द्रता अधिक होगी तो वहाँ पर सघन और ऊंचे ऊंचे वन मिलते हैं। तो इस प्रकार जलवायु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति तथा पशु जगत में भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे घास के मैदान में घोड़े, भेड़, बकरियां मिलती हैं। अन्य तथा कृषि प्रदेशों में ऐसे पशु मिलते हैं जो कि खेती हर क्षेत्रों में अधिक विकसित होते हैं, यानी कि कृषि उपजों पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले पशु पक्षी जो अधिक मिलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदानों में भेड़, बकरियां, गाय आदि घासों पर निर्भर पशु मिलते हैं। अब देखो केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य ही अंतर संबंधता सीमित नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक जो तत्व है उनमें भी विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से वो संबंधित होते हैं, और सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से भी अंतर संबंधित होते हैं। मनुष्य देखो स्वयं जो एक मानव भूगोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के पर्यावरणीय तत्वों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनुष्य और पर्यावरण के जटिल संबंध से पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। देखो मानव है वो प्राकृतिक शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित खुद तो होता ही है, लेकिन साथ में उनमें अपने कौशल और विवेक से वो उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, और जिससे सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और जिसमें परस्पर अंतरक्रिया होती है, और मानवीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए नए सांस्कृतिक तत्व उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अब अगर हम जनसंख्या वितरण के जो मानचित्र देखते हैं तो उनमें भी हमें पता चलता है कि
जनसंख्या का वितरण भौगोलिक जो पर्यावरण है उससे संबंधित होता है। जहाँ पर मानव के निवास के योग्य उपयुक्त जलवायु होती है या भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव के अनुकूल होती है, वहाँ पर मानव का बसाव अधिक होता है। जैसे कि नदियों के जमाव द्वारा निर्मित समतल मैदानी भाग है, वहाँ पर धरातली बनावट और उपजाऊपन के कारण ये प्राचीन काल से ही मानव के निवास के आकर्षण केंद्र रहे हैं। जैसे भारत में गंगा है, गंगा घाटी है, ईरान में म्यांमार में इरावदी घाटी है, चीन में हांगो यांगसिटिक्यांग घाटी, मिस्र में नील घाटी। इसके उदाहरण यानी कि जहाँ पर नदी अपने द्वारा लाए गए जो जमाव है उनसे उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहाँ समतल धरातली बनावट होती है और उपजाऊपन दोनों चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर प्राचीन काल से ही मानव अधिक बसाव मिलता है, क्योंकि वो जगह मानव के जो निवास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या के वितरण पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, या मानव का जो जनसंख्या का वितरण है वो भौगोलिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होता है। अब देखो, जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या उपोष्ण तथा शीतोष्ण भागों में पाई जाती है, जहां मध्य तापमान के साथ ही सामान्य वर्षा भी होती है। और देखो, आधे से जो विश्व की आधी जनसंख्या है, विश्व का लगभग आधा भाग अत्यधिक शीत, अत्यधिक शुष्कता, अत्यधिक उष्ण आर्द्रता के कारण मानव निवास के अनुपयुक्त होने के कारण आज भी निर्जन है, और केवल कहीं कहीं पर कुछ मनुष्यों का जो आदिवासी है वो मिलते हैं। जलवायु है वो किसी भी प्रदेश की कृषि उत्पादन को ही नहीं बल्कि उद्योग धंधे, उपभोग तथा व्यापारिक क्रियाओं को भी निर्धारित करती है। इस तरह से जलवायु न केवल मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने के साथ ही वो मानव संस्कृति को भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि उससे मानव के भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाओं के निर्धारण में जलवायु आदि प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो, हमारे यहाँ पर हम गेहूँ, जो उत्तरी भारत है उसमें गेहूँ की उत्पादकता अधिक होती है तो हम गेहूँ खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर चावल अधिक होता है, तो वो लोग क्या खाते हैं, उनके जो खाने भोजन है उसमें चावल की अधिकता होती है। इस तरफ जैसे कि अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में सूखा पड़ता है तो यहाँ हरी सब्जियाँ कम होती है, तो यहाँ सूखी सब्जियों का ज़्यादा प्रचलन है। लेकिन जहाँ पानी होता है, पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पर हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। तो जलवायु से भोजन, इसी तरह अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ के तापमान कम रहता है तो वहाँ पर ऊनी वस्त्रों का प्रचलन होता है, लेकिन अपने राजस्थान में देखें यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है तो हम यहाँ सूती वस्त्रों का अधिक प्रयोग करते हैं। इसी तरह रहने के मकान, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर मकानों की जो छतें होती हैं वो ढाल नुमा या ढालदार बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे, अब देखो हम अपना यहाँ का राजस्थान का लें, पश्चिमी राजस्थान में जब बारिश कम होती है तो हम छतें इस तरह से बनाते हैं और जो बारिश का पानी होता है उनको भी छतों पे एक टैंक बना के स्टोर करते हैं। तो जलवायु या और प्राकृतिक कारक मनुष्य के रहन सहन, उसके खान पान, इस सब को प्रभावित तो करते हैं, साथ में वो अंतर संबंधित होते हैं। इसी तरह उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी होने के कारण मानव निवास को आकर्षित करती है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर हम मिट्टी का इतिहास कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी वनस्पति विकास का आधार है। अगर उपयोगी और उर्वरक मिट्टी है तो वो कृषि फसलों के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती है, कृषि फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो यही कारण है कि विश्व के जितने भी विशाल जन समूह हैं वो उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में ही मिलते हैं। जैसे कि हम देखें दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, ये सभी उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य और खनिज संसाधनों के मध्य भी अत्यधिक जो संबंध है दोनों के बीच वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि विश्व में खनिजों का जो वितरण है वो असमान है।
और जिन देशों में प्रमुख औद्योगिक खनिजों के प्रचुर भंडार और शक्ति के साधन भी उपलब्ध है, वहाँ औद्योगिक विकास हुआ और बड़े बड़े नगर विकसित हुआ। यही कारण है कि यूरोप में हम देखेंगे तो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सघन जन समूह या औद्योगिक वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या का जमाव मिलता है, क्योंकि 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच यूरोप में कोयला पेटी मिलती है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से लेकर रूस तक फैली हुई है, और इस कारण यहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ और नगरीकरण भी उच्च रहा, जिस कारण से इस जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो पेटी है उसमें जनसंख्या का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो बहुमूल्य खनिज है, जिसमें हम सोना, चांदी, हीरा, पेट्रोल, ये सब हम मान सकते हैं कि बहुमूल्य खनिज है। तो अगर ये किन्हीं जगहों पर पारिस्थितिकी जो पर्यावरण के अनुकूलता है उस जगह पर वहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का बसाव होता है और नगर बसते हैं। इसका उदाहरण है कि ऑस्ट्रेलिया की कालगुल्ली और कुलगार्डी, जहाँ पर पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ रेगिस्तान है और बहुत सूखा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर सोने की ये जो खानें मिलती है, कालगुल्ली और कुलगार्डी, तो इन कारण वहाँ पर दो बड़े नगर विकसित हुए। किस कारण? सोने की जो भंडार है या सोने का जो खनिज पदार्थ मिलता है वहाँ पर, उसके कारण। इसी तरह अगर हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में पेट्रोलियम क्षेत्र में नगरों का विकास खनिजों की प्राप्ति पर भी निर्भर है। इस तरह हमारा अब सऊदी अरब वगैरह है, ये सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र, लेकिन इनका विकास किस कारण हुआ कि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार या पेट्रोलियम अत्यधिक मात्रा में मिलता है। तो अब हम देखते हैं मनुष्य और खनिज जो संसाधन है उनमें भी संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य का वनस्पति और पशुओं से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य इनसे भोजन के लिए खाद्य पदार्थ, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए गृह निर्माण सामग्री प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जैसे जंगली पशुओं के शिकार से मनुष्य मांस, खाल, हड्डी आदि उपयोगी वस्तु प्राप्त करते हैं। सुरक्षा और आखेट में सहायक होने के कारण कुत्ते को जो पालते हैं उसकी परंपरा मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से चली आ रही है। तो इस तरह मनुष्य का पशुओं और वनस्पतियों से भी घनिष्ठ संबंध है। तो लास्ट में देखो, इस अंतर संबंध सिद्धांत का निष्कर्ष ये निकलता है कि संसार के जड़ एवं चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है, जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है और उन्हें परिवर्तित एवं संशोधित करके सांस्कृतिक तत्वों का उत्पन्न करता है। समस्त भौगोलिक घटनाएं पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता से संबंधित है। अतः मानव भूगोल के तत्वों के विश्लेषण में स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि उन पर किन किन परिस्थितियों का और कितना प्रभाव पड़ा। तो ये अंतर संबंध का सिद्धांत ये है कि विश्व के जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो ये ही अंतर संबंधी सिद्धांत का सार है। थैंक यू।